बेटा ऑडियो और स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ओके। तो बेटा पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट किए थे वो थे इंडिफरेंस लेवल वाले हमने क्वेश्चन किए थे, और फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट वाला एग्जांपल किया था। अभी बेटा हम इस चैप्टर के अंदर सेकंड वाले पार्ट पर आ गए। पिछला वाला जो पार्ट था बेटा वो EBIT EPS एनालिसिस का पार्ट था। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है बेटा, जिसके अंदर हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेटा थ्योरीज का मतलब यहाँ पर क्या है? थ्योरीज का मतलब है हमारे लिए अप्रोचेस। तो हम इन अप्रोचेज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल से, यानी कि अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर से हमारे जो बिजनेस की फर्म की वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो हम अप्रोचेज डिस्कस करें बेटा। हमने जो अप्रोचेज डिस्कस करनी है, टोटल 4 अप्रोचेज है, लेकिन 4 में से डिस्कशन सिर्फ 3 पे ही होता है बेटा। एक अप्रोच जो बिल्कुल प्योर, वो सही में थ्योरी जैसी है। तो 4 अप्रोचेज हम डिस्कस करना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली अप्रोच जो हमको डिस्कस करनी है वो है नेट इनकम सर अप्रोच। रिकॉर्डिंग कर देना। बेटा इन जो भी अप्रोचेज हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है? ताकि हमें पता चले अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल में हमारे बिजनेस की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नेट इनकम अप्रोच पहली अप्रोच है बेटा, NI अप्रोच बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब बेटा अप्रोच को समझने से पहले आपको कुछ अजम्पशन समझनी है। अजम्पशन क्लियर होगी तभी हमारे को अप्रोच समझ में आएगी, मतलब सामने वाला व्यक्ति जिसने अप्रोच बनाई है उसने क्या सोच करके वैल्यूएशन करी है। तो नेट इनकम अप्रोच की बेटा अजम्पशंस लिखेंगे सबसे पहले। अजम्पशंस बेटा, पहली अजम्पशन, देयर इज नो टैक्स इन मार्केट। तो बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं है। जो इनकम स्टेटमेंट में हम EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करते थे, तो टैक्स नाम की कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं। डेट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आर द ओनली सोर्स ऑफ फंड्स। तो बेटा डेट और इक्विटी से ही पैसा आ सकता है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। ना तो टैक्स है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो सकते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी नहीं होती बेटा हमारे पास, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों की करेक्टरिस्टिक हो, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आ सकती। जितना भी पैसा आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाते हो वो सारा का सारा हम बांट देते हैं। ऑल द अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड। ऑल द अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जितना भी पैसा आप कमाओगे वो सारा का सारा बांट दिया जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में। ठीक है जी बेटा, ये जो 3 अजम्पशन हमने लिखे, ये तीनों अजम्पशन नेक्स्ट अप्रोच के लिए भी सेम है। अब जो 4th अजम्पशन मैं लिख रहा हूँ ये स्पेसिफिक टू दिस अप्रोच है, ये सिर्फ इसी अप्रोच के लिए अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है बेटा? हमने चैप्टर किया था पिछला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहाँ पर हम देखते थे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल के वो कैलकुलेट हम करते थे। तो अजम्पशन बोलती है बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि शेयर होल्डर्स को जितने % की रिटर्न चाहिए उनको उतनी ही रिटर्न चाहिए, उनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हो तो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट। हाउ एवर KO may change, however KO may change due to change in
कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेटा अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करता हूँ, डेट घटा के इक्विटी बढ़ा ली, इक्विटी घटा के डेट बढ़ा लिए, अगर आपने टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर चेंज किया भी है तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल चेंज हो सकती है। ठीक है जी। तो बेटा ये 4 असम्पशन हमारे पास है बेटा। अब अच्छा KO कैसे चेंज हो सकती है बेटा, हम KO कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते थे। KO इज इक्वल टू वेटेड एवरेज करने के लिए वेट इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट होएगा तो वेट डेट कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर होते तो वो भी लगाते लेकिन वो है ही नहीं। तो वेट इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट डेट कॉस्ट ऑफ डेट। तो मैंने बोला कि अगर आप वेट ऑफ इक्विटी या फिर वेट ऑफ डेट में कुछ चेंज करते भी हो लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तो भी बेटा KO बदल सकता है। KO किस वजह से बदल सकता है, अगर वेट इक्विटी या वेट ऑफ डेट बदलेगा या फिर कॉस्ट ऑफ डेट बदलेगा तो उससे KO पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसी हमारी असम्पशन है कि अगर शेयर होल्डर को 10% की रिटर्न चाहिए तो वो 10% की रिटर्न ही मांगेगा, चाहे तुमने उससे 1 लाख रुपये लिए हैं तो भी उसको 10% रिटर्न चाहिए उसके ऊपर, चाहे तुमने उससे 2 लाख रुपये लिए, चाहे तुमने उससे 1 लाख लिए हो या 2 लाख लिए हो, जितने भी पैसे तुम उससे लोगे उस अमाउंट के ऊपर वो आपसे अपनी 10% रिटर्न मांग रहा है तो वो 10% ही रिटर्न मांगेगा, उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला। चलो अब बेटा ये असम्पशन को ध्यान में रखते हुए और जितना भी ज्ञान इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। तो ये अप्रोच ने हमारे को बताया कि टैक्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, जितना भी पैसा आप कमाओगे वो सारा का सारा बांट देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बेटा हमने एक पॉइंट पहले भी सीखा हुआ है कि EBIT पर भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के बदलने का कोई इंपैक्ट नहीं होता था, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में EBIT सेम होती है। तो अब बेटा अगर मैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर से शिफ्ट करके दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ, मान लो मेरे पास पहले 50 लाख की इक्विटी 50 लाख के डेट है, अब मैं उसको चेंज करके 20 लाख की इक्विटी 80 लाख के डेट बना रहा हूँ, टोटल कैपिटल सेम है, सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन बदल रहा हूँ डेट और इक्विटी का। तो मैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर से दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या क्या चीज़ों पर चेंजेस आएंगे, पहले तो ज़रा सोचते हैं। क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग पर शेयर चेंज हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर बेटा चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या EBIT पर कोई प्रभाव पड़ता है इस बात का? EBIT वही की वही रहेगी जो सी पहले वाली है। तो बेटा जो EBIT पहले थी वही की वही EBIT बाद में रहेगी। अच्छा, नए कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर मैं जाता हूँ तो उस नए कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी डेट होंगे उसका इंटरेस्ट मुझे पता चल जाएगा, तो मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ। EBIT सेम है, इंटरेस्ट जो भी होगा माइनस कर देंगे। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है EBT। तो बेटा EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो EBT आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टैक्स देना ही नहीं है, फर्स्ट असम्पशन में हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर EBT नहीं आएगा ये, तो ये होना चाहिए एक तरीके से अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो माइनस करना ही नहीं है। फिर उसके बाद आप माइनस करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड। तो बेटा हमारे पास डेट और इक्विटी से तो पैसा आया हुआ है, लेकिन हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे पास EBIT में से इंटरेस्ट जाता है, वैसे तो EBIT बचता है, फिर हम उसमें से टैक्स देते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, लेकिन ना तो टैक्स देना है ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो जो भी पैसा EBIT में से इंटरेस्ट पे करके बचेगा वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स के लिए हो जाएगा, अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बेटा वैसे तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो EBT आना चाहिए, टैक्स माइनस करके EAT आना चाहिए, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होने चाहिए थे, लेकिन ना तो टैक्स का रेट है इस टाइप के सवालों के अंदर, क्योंकि असम्पशन में हमने लिख लिया देयर इज नो टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं हो सकते तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं जाने, तो सारा का सारा पैसा किसका हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदल जाएगी या सेम रहेगी? असम्पशन नंबर 4 में हमने लिखा हुआ बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर KO में चेंज ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बदलता हूँ तो उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ KO जरूर बदल सकती है। तो बेटा अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मुझे पहले से पता होगी मैं उसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इस्तेमाल कर लूँगा यहाँ पर। ये बेटा असम्पशन को और चैप्टर में जितना इन्फॉर्मेशन आप पहले सीख चुके हैं उसी का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन समझ में आएगी। EBIT में से इंटरेस्ट पे करा, ठीक है, अर्निंग अब बिफोर टैक्स बचना चाहिए, टैक्स नहीं देना, अर्निंग आफ्टर टैक्स बचना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देना, तो सारा का सारा पैसा इक्विटी का हो गया। आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पहले वाली इस्तेमाल हो गई। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो बेटा, जब हम पिछला चैप्टर करते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक अर्निंग प्राइस मॉडल होता था,
अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते थे। वहाँ पर बेटा हमारे पास 5 अलग अलग मॉडल थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बेटा डिविडेंड प्राइस मॉडल था, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था, अर्निंग प्राइस मॉडल था, अर्निंग ग्रोथ मॉडल था और CAPM था। उसमें से जो अर्निंग प्राइस मॉडल था मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस। एक तरीके से बेटा आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने की बात करो कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है और उसके ऊपर कंपनी आपको 10 रुपये कमा के देती है तो आपके लिए जो रेट ऑफ रिटर्न होगी वो 10% होगी। ठीक है, अब बेटा मेरे पास अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी अवेलेबल हो जैसा कि इस वाले सवाल में है, मेरे पास अर्निंग भी अवेलेबल हो जो कि इस सवाल में है, तो क्या मैं मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर? तो क्या मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर पाऊंगा या नहीं देंगे? तो अगर आप मार्केट प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर दो और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा? अर्निंग अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अगर बेटा अर्निंग आप 1 शेयर की लोगे तो मार्केट प्राइस भी 1 शेयर का आएगा। अगर अर्निंग आप सभी टोटल अर्निंग ले लोगे तो मार्केट प्राइस भी टोटल शेयर्स का आ जाएगा, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आने वाली है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आपने इतने पैसे कमाए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कमाए इस रेट के हिसाब से कमाए। ठीक है बेटा, इसको कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हो कि शेयर होल्डर्स के लिए मैंने 2 लाख रुपए कमाए, उनको 10% की रिटर्न चाहिए थी तो उनके लिए वो 2 लाख रुपए 10% की वैल्यू है। और अगर 2 लाख रुपए 10% की वैल्यू है, अगर 2 लाख रुपए 10% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। खैर, तो बेटा इस फॉर्मूले को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कैपिटलाइजेशन से समझ लो या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले फॉर्मूले को तोड़ के समझ लो, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको मिल जाएगी। अगर मेरे पास अर्निंग अवेलेबल है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अवेलेबल है, तो मैं अर्निंग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तक पहुँच सकता हूँ। तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है, लेकिन क्या डेट की मार्केट वैल्यू चेंज होती है? इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि उनके अधिकारों में चेंज आता है, उनके राइट्स बदलते हैं। जैसे ही कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलेगा तो उससे कुछ प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और वो प्रॉफिट्स का सीधा इंपैक्ट किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डेट होल्डर्स को ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, प्रेफरेंस होल्डर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी जो रिटर्न होती है वो फिक्स होती है। आगे रेट डला हुआ है बेटा 9% डिबेंचर, तो उनको जो रिटर्न मिलनी है वो फिक्स रेट से रिटर्न मिलनी है, तो उनके अधिकार बदलने ही नहीं वाले। अगर मैंने आज की डेट में कुछ डिबेंचर्स खरीदे हैं तो मुझे सब पता है कि मुझे कौन से साल में कितने पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट की फॉर्म में, रिडेम्पशन वैल्यू की फॉर्म में, मुझे सब कुछ पहले से कन्फर्म है। जब चीज़ पहले से कन्फर्म होती है और बेटा आपने उसके हिसाब से प्राइस कैलकुलेट कर रखा है और उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं आने वाली, जब फ्लक्चुएशन नहीं आएगी तो प्राइस कैसे बदलेगा? प्राइस उसका बदलता है, उस एसेट का बदलेगा जिसके अधिकारों में, जिसकी वैल्यू में कोई ना कोई चेंज आता हो। तो इक्विटी शेयर्स की जो इनकम, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो इनकम होती है वो बदलती है। एक नया ऑर्डर आ जाएगा या फिर कोई पुराना ऑर्डर चला जाएगा तो उससे उनकी इनकम बदल जाती है, इसलिए उनके प्राइस बदल जाते हैं। लेकिन डेट की मार्केट वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा, जो एक बार इशू हो गया लगभग उसी वैल्यू पर रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबे समय के अंदर जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ सकता है, लेकिन हम नहीं मान के चलते। अभी आज की डेट के अंदर जब मैं अपने अजम्पशंस ले रहा हूँ तो मैं ये मान के चलूँगा डेट की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहने वाली है। तो क्योंकि डेट की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहने वाली है तो वैल्यू ऑफ डेट की जगह बेटा हम उसकी बुक वैल्यू लिख देते हैं, वो वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में आप जब वैल्यू ऑफ डेट ऐड करोगे तो वो वैल्यू ऑफ डेट आप सीधा बुक वैल्यू लिख सकते हो कि 5 लाख के हैं तो वो 5 लाख के रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब एक चीज़ देखो बेटा, हमने ऊपर देखा था इक्विटी और डेट ही सिर्फ 2 सोर्स हो सकते हैं पैसा अरेंज करने के। आपने इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डेट की वैल्यू अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ तो यही तो मेरी फर्म की वैल्यू है, इसके अलावा तो हमारे पास और कोई पैसा है ही नहीं। तो बेटा इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, हमारे बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू। बेटा इस सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फर्म का मतलब सिर्फ पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप नहीं होता, फर्म, कंपनी को भी फर्म बोलते हैं। फर्म का मतलब है बिजनेस एंटिटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ फर्म, बेटा ये मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अजम्पशन देखो, ऊपर हमने 4th अजम्पशन में क्या लिखा हुआ था? हमने अजम्पशन में लिखा हुआ था 4th अजम्पशन में कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी लेकिन कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल बदल सकती है, कि वो मे चेंज। अब बेटा जो चेंज होने वाली वैल्यू है वो तो आपको ढूंढनी पड़ेगी ना, कि अगर मैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर से नए कैपिटल स्ट्रक्चर पर जाऊं तो उससे EBIT पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट बदल जाएगा,
कोस्ट ऑफ इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बदल जाएगी, वैल्यू ऑफ डेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब आपको बेटा वो बदली हुई चीज़ ढूंढनी है, वो KO जो बदल जाएगा, कि अगर आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर से दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर पर जाते हो तो आपके KO पर क्या प्रभाव पड़ता है। और बड़ा सिंपल है बेटा, ये भी KO भी कैलकुलेट करना है आपको, ध्यान से देखो बेटा। एक तो KO कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, KO इज इक्वल टू वेट इक्विटी कोस्ट ऑफ इक्विटी वेट डेट कोस्ट ऑफ डेट, ठीक है। एक तरीका तो ये है बेटा, अगर आप इससे कैलकुलेट करते हो तो भी आपका KO कैलकुलेट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम KO कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझो इसको, ये आसान है बेटा। ये जो EBIT आपके पास ऊपर दे रखी है, ये वाली EBIT आपने कमाई, ये आपकी इनकम हो गई। इस इनकम में से कुछ पैसा आपने डेट होल्डर्स को दे दिया इंटरेस्ट की फॉर्म में, बाकी पैसा हो गया इक्विटी वालों के लिए, और ये सारा का सारा पैसा बटने वाला है, क्योंकि अजम्पशन नंबर 3 में आपने क्या लिखा था, ऑल द अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जितना भी पैसा आप कमाते हो वो सारा का सारा डिविडेंड की फॉर्म में बटने वाला है। तो जब वो सारा का सारा पैसा डिविडेंड की फॉर्म में बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, जितना भी पैसा आपने कमाया है वो सारा का सारा पैसा बट जाएगा, यानी कि जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वही आपकी कोस्ट भी है। जितना पैसा आपने कमाया EBIT की फॉर्म में, वो सारा का सारा पैसा आपका बट जाएगा इंटरेस्ट और डिविडेंड की फॉर्म में। तो जो EBIT आपकी इनकम है वही EBIT आपका खर्चा है इक्विटी और डेट की टोटल वैल्यू पे, यानी कि इतनी वैल्यू के ऊपर। तो मान लो अगर मैंने EBIT कमाई 5 लाख रुपए की और बिजनेस की जो टोटल वैल्यू है बेटा वो है 50 लाख रुपए, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मैंने 5 लाख रुपए कमाए 50 लाख रुपए लगा के, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया 50 लाख के ऊपर। तो आपने 5 लाख रुपए कमाए 50 लाख रुपए लगा के 10% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप इसको क्या बोल दो, जितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उतना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। 50 लाख लगा के 5 लाख कमाए और वही वाले 5 लाख उसी 50 लाख की कैपिटल पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए, तो यही मेरा KO भी बन जाएगा यहाँ पर। तो KO विल बी इक्वल टू 5 लाख रुपए का खर्चा, यानी कि EBIT पूरी 50 लाख की कैपिटल पर, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा इन दोनों फॉर्मूलों से सेम आंसर आएगा। अब चेंज क्या है बेटा, ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जो मैं अभी फॉर्मूला जो हमने लिखा है अभी हाईलाइट कर देते हैं इसको मैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पर हो सकता है, तो बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पर हो सकता है वो मैं लिख देता हूं। बेटा ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला इतना आसान बन गया है। आपको कोई वेटेड एवरेज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कॉस्ट ऑफ डेट अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 - T करके, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं है इसीलिए ये फॉर्मूला लग रहा है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है बेटा वो एवरग्रीन है, वो हर जगह पे लग सकता है। वेट इक्विटी कोस्ट ऑफ इक्विटी वेट डेट कोस्ट ऑफ डेट, ये वाला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल के लिए हर जगह लग सकता है, चाहे टैक्स हो चाहे टैक्स ना हो। लेकिन ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ये सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब टैक्स ना हो, और जो कि मेरी अजम्पशन के हिसाब से इस वाली अप्रोच में है ही नहीं। तो क्योंकि टैक्स नहीं है इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर टैक्स इज नॉट गिवन। बेटा अगर टैक्स रेट नहीं है तो आप KO के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बेटा नए कैपिटल स्ट्रक्चर का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब अच्छा वैसे इंटरेस्ट माइनस करके क्या बचता है, EBT, लेकिन टैक्स नहीं देना तो EAT आना चाहिए, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो सारा सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो गया। अब बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मैंने कुछ पैसे कमाए उनके किसी रेट के हिसाब से, तो उससे उसकी कैपिटल आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन आप कर दोगे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, उसमें वैल्यू ऑफ डेट ऐड करनी है, और वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वैल्यू आपको नजर आ रही है बेटा वो उतने पे ही रहेगी, डेट की वैल्यू बदलती नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
तो यही दो रास्ते थे पैसे अरेंज करने के। तो हमारे बिजनेस के अंदर सिर्फ यही दो पैसे हैं, डेट एंड इक्विटी, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे बिजनेस की टोटल वैल्यू आ जाएगी। बेटा जितनी वैल्यू आपके पास है इसी के ऊपर आपने ये EBIT कमाई भी है और इसी वैल्यू के ऊपर आपने EBIT खर्च भी कर दिया। तो EBIT का खर्चा हो गया वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, उससे बेटा मेरे पास आ जाएगा KO। तो EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन आप ये वाली KO ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेट इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट डेट कॉस्ट ऑफ डेट। EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तभी अप्लाई करोगे जब सवालों में टैक्स नहीं होगा, जैसे कि इस अप्रोच में। अब बेटा नेक्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच। अभी हमने किया नेट इनकम अप्रोच, अब हम बात करें बेटा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो बेटा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI। अब बेटा अजम्पशंस क्या है, पहले इस अप्रोच की भी अजम्पशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले अप्रोच में बताया था बेटा, जो अजम्पशन 1 2 3 आपने वहाँ पे लिखी है वो एज इट इज़ यहाँ पर है। तो अजम्पशंस, तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, 1 2 एंड 3 आर सेम। फोर्थ अजम्पशन जो हमने वहाँ पे लिखी थी स्पेसिफिक टू दैट अप्रोच, वो यहाँ पर अलग है, एग्जैक्टली अपोजिट है एक्चुअली। वहाँ पर हमने लिखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर बदल जाए तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, KO जरूर बदल सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, KO विल रिमेन कांस्टेंट। However, KE may change. Due to change in capital structure. तो बेटा ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर क्या होता था, KE कांस्टेंट रहता था और KO बदल सकता था। यहाँ पर KO कांस्टेंट है और KE बदल सकता है अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया तो। बेटा फिर से वही अप्रोच को समझते हैं ज़रा, कि अगर आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर से दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर पर गए तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या क्या चीज़ें सेम रहेंगी। सबसे पहले EBIT। तो बेटा अगर मैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर से दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर पर जाता हूँ तो EBIT कांस्टेंट रहती है, EBIT नहीं बदलती, वही की वही मैं यूज कर लूँगा। नए कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी डेट होंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। EBIT में से इंटरेस्ट पे करेंगे तो बचेगा EBT, लेकिन फिर टैक्स तो देना ही नहीं है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आना चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब पिछली अप्रोच में क्या होता था बेटा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट होता था, लेकिन इस बार कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल आप फॉलो कर सकते हो पहले वाला, क्योंकि KO कांस्टेंट है। तो जो KO पहले वाले कैपिटल स्ट्रक्चर में था वही KO नए वाले कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएगा, KE नहीं आएगा। इसका मतलब अगर KE बदलने वाला है तो बेटा वो चेंज होने वाला KE अब आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे पीछे क्या था, KE कांस्टेंट था, आपने KO ढूंढा, अब KO कांस्टेंट है और आपको KE ढूंढना है। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, और मेरे पास है KO। अब एक चीज़ ध्यान से देखो जरा, पिछली वाली अप्रोच को देखोगे बिल्कुल रिवर्स सॉल्यूशन चलेगा। बेटा यहाँ पर आपने KO कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो बेटा अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना हो तो वैल्यू ऑफ फर्म को मैं ऊपर भेज सकता हूँ और KO को मैं नीचे भेज सकता हूँ। तो अगर आपको बेटा वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी हो तो आपके पास EBIT भी है, आपके पास KO भी है, तो वैल्यू ऑफ फर्म बन जाएगा बेटा EBIT अपॉन KO। फिर से देख लेते हैं बेटा, पीछे था हमारे पास KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। बेटा अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म को ऊपर भेज दूँ और KO को नीचे भेज दूँ तो क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू यही फॉर्मूला बेटा मैं वहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको कह रहा हूँ।
तो एग्जैक्टली अपोजिट चल रही है हमारी अप्रोच। तो क्योंकि इस बार मेरे पास के ई नहीं है, इस बार मेरे पास क्या है, के ओ है, तो इससे पहले मेरे पास अब क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। चलो जी, अब बेटा वैल्यू ऑफ फर्म मेरे पास है, अगर मैं इसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूँ, पीछे क्या करते थे, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट करके वैल्यू ऑफ फर्म आता था। अब वैल्यू ऑफ फर्म है और वैल्यू ऑफ डेट में अगर इसमें से माइनस कर दूँ, जो कि बुक वैल्यू ही होगी, तो वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू क्या, तो बेटा आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, अब और एक चीज़ सीखते हैं बेटा, अब आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम भी है, आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी भी है, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, आपने शेयर होल्डर्स के लिए इतने पैसे कमाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इतने पैसे कमाए, उनकी इतनी वैल्यू के ऊपर, इतनी कैपिटल के ऊपर। पीछे भी देख सकते हैं बेटा, हमने यही से लिखा हुआ है, वैल्यू निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस, तो उससे आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस, ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पर भी देख सकते हो बेटा, अर्निंग अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी करके आई वैल्यू। तो अगर मुझे के ई निकालना होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, के ई मैं ऊपर भेज दूंगा और वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पर, तो फिर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू इतने पैसे कमाए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो अप्रोच बेटा आपने पिछली नेट इनकम अप्रोच सीखी थी, NOI, एग्जैक्टली उसकी अपोजिट अप्रोच। ध्यान से देखो, तो बेटा MM अप्रोच हम करें, MM अप्रोच की पहले हम अजम्पशन समझते हैं। बेटा assumptions, तो बेटा assumptions हमारे पास सबसे पहले कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, and investors behave rationally. तो बेटा कैपिटल मार्केट जो है वो परफेक्ट है। बेटा हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते थे परफेक्ट कंपटीशन नाम की चीज़, बेटा वहाँ पर होता था डिमांड एंड सप्लाई वाला, कंज्यूमर गुड्स के टाइप से। यहाँ पर हम बात करें कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट मतलब मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जो कैपिटल मार्केट्स को चेंज कर सके। मतलब अगर राजेश लिमिटेड है और रिलायंस लिमिटेड है, दोनों कंपनीज अगर अपना इश्यू लेकर के आएंगे ना, तो दोनों के शेयर बराबर स्पीड से बिकने वाले, किसी का भी मार्केट के ऊपर कोई होल्ड नहीं है। तो कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली। इन्वेस्टर सारे के सारे समझदार हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, कंपनी को पूरा एनालाइज करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। तो बेटा ये दोनों झूठ है, लेकिन ये अजम्पशन है। अच्छा, अगली अजम्पशन है बेटा, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट and time lag in purchase and sale of securities. There is no transaction cost and time lag in purchase and sale of securities. तो बेटा अगर आप शेयर खरीदने जाओ या बेचने के लिए जाओ
तो उस समय बेटा आपको ब्रोकरेज देनी होती है, लेकिन इनकी अजम्पशन क्या है, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, देयर इज नो टाइम लैग इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। बेटा टाइम लैग क्या होता है, हमने कभी लॉ के अंदर पढ़ा होगा बेटा, T+2 ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 डेज का डिलीवरी पीरियड होता है कि अगर आपने आज शेयर खरीदे तो आपके डीमैट में वो 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करेगा। T+2, पहले T+5 होता था बेटा, 5 डेज लगते थे डिलीवरी के लिए, अभी आज की डेट में भी 2 डेज का डिलीवरी पीरियड होता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अभी शेयर खरीदोगे तो अभी आएंगे, 12 बजे खरीदोगे 12 बजे ही मिल जाएंगे आज ही। तो देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टाइम लैग इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो बेटा ये दोनों अजम्पशन भी आज की रेट के हिसाब से तो वैलिड नहीं है, ये सब भविष्य में कभी सिद्ध हो सकता है। अच्छा, तो अगली अजम्पशन बेटा हमारे पास थर्ड अजम्पशन, इन्वेस्टर कैन बोरो and lend money at same corporate rate of interest which is equal to risk free rate ये क्या चल रहा है इसमें अप्रोच में बेटा, अजम्पशन है, अभी तो अजम्पशन का देखते हैं इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, लेकिन पहले अजम्पशन समझते हैं क्या कह रहा है। अजम्पशन है बेटा, इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लेंड मनी एट द सेम कॉर्पोरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। मतलब बेटा अगर एक इंडिविजुअल है, मान लो राजेश ने अगर किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीदने हैं या फिर कहीं उस राजेश के पास पैसे एक्स्ट्रा है तो उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे डिपॉजिट करनी है, तो बेटा एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को जिस रेट पे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है उसी रेट से वो बोरो भी कर सकता है। मतलब मैं बैंक में जाऊं और अगर मेरा एफडी मेरी 7% पे होती है तो मुझे लोन भी 7% पे मिल जाता है। तो बेटा पहली बात तो ऐसा नहीं होता, आपको लोन मिलता है महंगा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है कम। लेकिन अजम्पशन क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लेंड मनी, तो अगर उसने उधार लेना है या फिर उसने उधार देना है, दोनों केसेस में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा एट सेम कॉर्पोरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। मतलब बेटा इन्वेस्टर को अगर 7% पे लोन मिलता है, 7% पे वो ही आगे दे भी सकता है, यही 7% कंपनी को भी मिलता है। यानी कि कंपनी अगर अपने पैसे, अपने कंपनी को भी अगर उधार लेना है तो भी कंपनी के लिए भी 7% का ही रेट रहेगा विच इज़ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। यानी कि जो आरबीआई का रिस्क फ्री रेट होता है वो भी 7% है। मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही रेट है उधार लेने का, देने का, इंडिविजुअल का, बोरोवर उसका, कॉर्पोरेट्स का और रिस्क फ्री रेट, ये सब कुछ इक्वल है बेटा। ऐसा नहीं सर ऐसा तो होता ही नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा जब पेपर में इसका सवाल आता है ना, जब पेपर में इसका एमएम अप्रोच का क्वेश्चन आता है तो वो स्पेसिफिकली लिख के देते हैं, एज्यूम यू आर इन एमएम वर्ल्ड, ऐसा मान के चलो तुम एमएम की दुनिया में हो। अच्छा अभी हमने अजम्पशन सीखी बेटा, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टाइम लैग, फिर उसके बाद इन्वेस्ट सारे पर हर प्रकार का इंटरेस्ट रेट एक ही है। आगे देखो जी, पर्सनल लेवरेज इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट to corporate leverage। मतलब पर्सनल लेवरेज इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू कॉर्पोरेट लेवरेज। मतलब बेटा अगर कंपनी लोन लेती है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवरेज। कंपनी ने पैसा मार्केट से उधार लिया, डेट डिवेंचर इशू करे तो वो होता है कॉर्पोरेट लेवरेज। लेकिन अगर कंपनी लोन ना ले लेकिन उस कंपनी में पैसा डालने के लिए इन्वेस्टर कहीं से उधार ले आए तो बेटा वो होता है पर्सनल लेवरेज। जैसे यहाँ पर एक चित्र बना के बात करते हैं बेटा, ये इन्वेस्टर है, ये कंपनी है। बेटा अगर कंपनी
खुद से उधार ले ले, यानी कि मान लो कंपनी ने डिवेंचर्स या फिर डेट मार्केट से कहीं से भी पैसा लिया, कंपनी ने खुद ही डेट मार्केट से पैसा ले लिया, तो ये जो उधार कंपनी के पास आया है बेटा, ये क्रिएट करता है कॉर्पोरेट लेवरेज, क्योंकि यहां पर जो लेवरेज है, जो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, वो कंपनी ने ले रखा है। लेकिन अगर कंपनी में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर जा रहा है, इन्वेस्टर कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहता है, लेकिन जितने इक्विटी शेयर्स वो खरीदना चाहता है उतने पैसे इसके पास नहीं है, तो उसने क्या करा, अपने खुद के पैसे, ओन फंड्स, साथ में कुछ डेट फंड्स मिला करके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर कंपनी ने मार्केट से कोई लोन ना ले रखा हो, लेकिन कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते समय इन्वेस्टर ने मार्केट से लोन ले लिया हो, तो बेटा ये कौन सा लेवरेज बनेगा, ये बनेगा पर्सनल लेवरेज। तो कॉर्पोरेट लेवरेज कब क्रिएट होता है, जब कंपनी मार्केट से उधार लेती है, वो होता है कॉर्पोरेट लेवरेज। पर्सनल लेवरेज कब क्रिएट होता है, जब कंपनी मार्केट से उधार ना ले, इन्वेस्टर कंपनी के शेयर खरीदने के लिए मार्केट से उधार ले आए, तो वो वहां पर जो फाइनेंशियल रिस्क है, जो इंटरेस्ट भरने की लायबिलिटी है, वो किसने ली, फाइनेंशियल रिस्क किसने लिया, इन्वेस्टर ने। तो बेटा यहां पर ये जो पॉइंट क्रिएट हो रहा है बेटा, ये है पर्सनल लेवरेज। और ये होता है जी कॉर्पोरेट लेवरेज, ये जब कंपनी उधार लेती है मार्केट से। तो अब अजम्पशन समझते हैं। अजम्पशन क्या बात कर रही है बेटा, अजम्पशन हमारे को कह रही है कि पर्सनल लेवरेज इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू कॉर्पोरेट लेवरेज। मतलब अगर कंपनी ने मार्केट से, अगर कंपनी ने कोई उधार नहीं ले रखा, तो कंपनी में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर उधार ले आएगा, तो वो एक ही बात है। अगर कंपनी ने कोई उधार नहीं ले रखा, लेकिन कंपनी में पैसा लगाने के लिए अगर इन्वेस्टर उधार ले आएगा, तो वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बेटा हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी बता पाऊंगा। फिलहाल अजम्पशन क्लियर कर दी है मैंने कि मार्केट से इन्वेस्टर भी उधार लेकर के आ सकता है और कंपनी भी उधार ले सकती है। चलो जी आगे चलें। चलो बेटा फिलहाल हमारे काम की अजम्पशन यही है। अब अप्रोच को सॉल्व करने चलते हैं। तो बेटा जब आप एमएम अप्रोच को सॉल्व करते हो, तो एमएम की दो अप्रोचेज आई थी एक्चुअली। एमएम मॉडल में हमारे पास बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक अप्रोच नहीं है, दो अप्रोच है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा MM1 अप्रोच। ये आई थी बेटा 1958 में। MM1 अप्रोच 1958 विदाउट टैक्स अप्रोच। और बेटा MM की जो भी अप्रोच, MM की जो अप्रोच है बेटा, ये एक्सटेंशन ऑफ NOI है। मतलब जो भी अजम्पशन आपने NOI में पीछे लिखी थी, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। इन्होंने NOI को ही फर्दर इम्प्रूव किया है MM अप्रोच में। तो MM अप्रोच में जो NOI के पीछे जो अजम्पशन थी कि टैक्स नहीं होता वगैरह वगैरह, वो सारी कहानियाँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग रहा है। टैक्स नहीं है, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, जितना पैसा कमाओगे सारा सारा बढ़ जाएगा, और KO कांस्टेंट है। NOI अप्रोच में हमने देखा था KO कांस्टेंट होता है, KE बदल जाता है। तो वो वाली अजम्पशन ऑलरेडी यहाँ पर साथ साथ चलेंगी। अब हम बात करें MM1 विदाउट टैक्स, जिसमें टैक्स नहीं है। तो बेटा 1958 में अपनी अप्रोच लेकर के आए जिसमें टैक्स नहीं है। तो उसके बाद इनका काफ़ी वैसे तो क्रिटिसिज्म हुआ, जब NOI अप्रोच ऑलरेडी थी जिसमें टैक्स नहीं है, तो इनको अपनी नई अप्रोच लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो उसके बाद इन्होंने 4 साल और रिसर्च करके अपनी एक और नई अप्रोच लेके आए विद टैक्स वाली, वो MM2 है। तो फिलहाल हम बात करें MM1 के बारे में। तो बेटा MM अप्रोच के हिसाब से हमारे पास जो बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो दो तरीके की हो सकती हैं। लेवर्ड फर्म एंड अनलेवर्ड फर्म। ध्यान से समझना बेटा, लेवर्ड फर्म एंड अनलेवर्ड। लेवर्ड फर्म बेटा वो है जो हमने पीछे भी अभी बात की थी, जिसने डेट अरेंज कर रखा है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवरेज या फिर जो भी है। तो बेटा लेवर्ड फर्म वो है जिसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट अरेंज किया हुआ है, विच यूजेज डेट
एज पार्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटा जिस कंपनी ने, जिस फर्म ने अपने कैपिटल के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का इस्तेमाल किया हो, वो लेवर्ड फर्म है। अनलेवर्ड फर्म बेटा वो है जिसने अपना सारा पैसा इक्विटी से अरेंज किया हुआ है, विच इज होली इक्विटी फाइनेंस्ड फर्म। तो बेटा जिसका सारा पैसा इक्विटी का है, यानी कि उसने कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लिया बेटा, वो है हमारी अनलेवर्ड फर्म। जिसने अपना पैसा इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन से अरेंज कर रखा है, वो है हमारी लेवर्ड फर्म। तो बेटा जब हम लेवर्ड फर्म की बात करते हैं, तो लेवर्ड फर्म में क्योंकि इक्विटी और डेट दोनों है, तो इसकी अगर मुझे KO कैलकुलेट करनी पड़े, तो आपको वेट इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, इस इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्म अनलेवर्ड है तो बेटा क्या वहाँ पर आपको पूरी इक्वेशन लगानी है, या फिर सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही हमारी KO बन जाएगी? सारा पैसा जब आया ही इक्विटी ऐसे है, 100% वेट ही इक्विटी का है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही आपके लिए KO बन जाएगी। अच्छा, अब बेटा मैं इनके आगे और अटैचमेंट कर देता हूँ। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा आपने सबसे पहले कैलकुलेट करी, ये तो है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल फॉर लेवर्ड फर्म, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अनलेवर्ड फर्म। अच्छा, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में बेटा आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज़ करी है, वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर लेवर्ड फर्म, और इधर जो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज़ करी है, ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अनलेवर्ड फर्म। अब मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल फॉर लेवर्ड फर्म will be equal to cost of overall capital for unlevered firm, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? सोचो, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, ये इक्वेशन करेक्ट है? बेटा हमने अभी पीछे बात की, MM मॉडल जो होता है वो एक्सटेंशन ऑफ NOI है, और NOI की अजम्पशन थी KO कांस्टेंट रहता है, KO विल रिमेन कांस्टेंट। तो KO क्योंकि कांस्टेंट रहता है, चाहे आप डेट बढ़ाओ, चाहे आप डेट घटाओ, चाहे आप डेट हटाओ, हर केस में KO कांस्टेंट रहेगा। और अगर KO कांस्टेंट है तो उस वाले अप्रोच के अजम्पशंस के हिसाब से KO ऑफ लेवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू KO ऑफ अनलेवर्ड फर्म। ये इक्वेशन करेक्ट है। एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? बताओ, बराबर होएगा तो KE बराबर नहीं आएगा। तो बेटा ये जो एकदम ये जो इक्वेशन लिखी है ये भी करेक्ट है। चलो अब इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा सम अप करते हैं। कैसे बेटा? क्योंकि हमने लिखा है कि दोनों के जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है वो इक्वल है, तो दोनों की जो इक्वेशन है वो भी बराबर रखी जा सकती है बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन, वेट इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेवर्ड फर्म, वेट डेट, cost of debt is equal to cost of equity unlevered। ठीक है। अब बेटा एक बात और सोचनी है, हमने पीछे NOI में देखा था कि KO तो कांस्टेंट रहता है लेकिन KE बदल जाता है। तो वो जो KE बदल जाता है वो कौन से केस में बदलता होगा, लेवर्ड वाले केस में या फिर अनलेवर्ड वाले केस में? कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलती है, लेकिन वो सिर्फ कौन से वाले केस में बदल सकती है? लेवर्ड वाले केस में, जिस केस में डेट अवेलेबल हो। अनलेवर्ड के अंदर ऑप्शन ही नहीं है, या तो सारा पैसा इक्विटी का या तो सारा पैसा इक्विटी का। हाँ बेटा, अनलेवर्ड के केस में दूसरा विकल्प ही नहीं है, सारा पैसा इक्विटी का ही तो है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब सारा पैसा इक्विटी का ही है तो उसके अंदर क्योंकि कॉम्बिनेशन ही नहीं अवेलेबल, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलेगी कैसे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहाँ पर बदलेगी? लेवर्ड वाले केस में, जहाँ पे डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। और जब कॉम्बिनेशन है तो मैं कॉम्बिनेशन चेंज भी कर सकता हूँ। और टोटल पैसे में से हो सकता है 1% डेट हो, 99% इक्विटी हो, 2% डेट हो, 99% इक्विटी हो, 2.1% डेट हो, 98.9% इक्विटी हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वहाँ पर। तो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बदला जा सकता है कहाँ पर? लेवर्ड फर्म में। अनलेवर्ड फर्म में नहीं बदला जा सकता, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अगर बदलेगी तो किस में बदलेगी? लेवर्ड फर्म में। तो जो बदलने वाला है आपको उसको ढूंढना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलती है बेटा लेवर्ड फर्म की, तो मुझे KEL ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेवर्ड फर्म जो बदलने वाली है, इसको ढूंढो बेटा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
कोस्ट ऑफ इक्विटी अनलेवर्ड आपके पास है माइनस, बेटा डेट वाली इक्वेशन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वेट डेट कोस्ट ऑफ डेट, बेटा इसको उठा करके हम यहाँ पर ले गए, और फिर होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्विटी, ये वाला। तो अब आपके पास आ जाएगा बेटा कोस्ट ऑफ इक्विटी फॉर लेवर्ड फर्म। जैसे ही आप नए कैपिटल स्ट्रक्चर में जाओगे तो आप कोस्ट ऑफ इक्विटी इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली कोस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का हमको एक और तरीका भी तो आता है। आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना लो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर लो। बेटा कोस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी हो सकता है, कौन से वाला? आपके पास ईबीआईटी होगी, क्योंकि नए कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो ईबीआईटी सेम है। नए कैपिटल स्ट्रक्चर का इंटरेस्ट माइनस कर देना, क्योंकि लेवर्ड फर्म की बात हो रही है। जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म में से बेटा अगर आप वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ जाएगी। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी है, मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम है, मैं कोस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूँ, जैसे हमने पिछले वाले उसमें किया था एनओआई में, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो बेटा ये जो आपने एनओआई वाली अप्रोच में सॉल्यूशन लगाया था, ये भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों केसेस में जो कोस्ट ऑफ इक्विटी आने वाला है वो सेम आएगा। तो कोस्ट ऑफ इक्विटी लेवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू कोस्ट ऑफ इक्विटी अनलेवर्ड माइनस में वेट डेट कोस्ट ऑफ डेट अपॉन वेट इक्विटी, या फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वेट वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों केसेस में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन जब फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं तो इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है।